50% नहीं नहीं बेटे, 50% भी ज़्यादा। चलें लेक्चर के बाद इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको फ़िलहाल डिसमिस करें, लेक्चर पे आ जाएं। इम्यूनिटी क्या होती है बेटे? इम्यूनिटी समझाने से पहले ना आप लोगों को 2 बातें मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। हमारी जो बॉडी होती है या एनिमल्स की जो बॉडी होती है, सपोज ये एनिमल की बॉडी है, इसमें कोई भी चीज़ एंटर होती है, जब इसमें कोई भी चीज़ जब एंटर होती है बॉडी की, बाहर से एंटर होती है, कोई भी चीज़ जब बॉडी में एंटर होगी ना, उस चीज़ को हमारी बॉडी, ये देखिए ये एक चीज़ एंटर हुई है, ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट एंटर हुआ है, मटेरियल एंटर हुआ है, बॉडी इसको 2 सूरतों में रिकग्नाइज करती है। सम टाइम बॉडी इस पार्टिकल को, ये जो मटेरियल एंटर हुआ है या ऑब्जेक्ट एंटर हुआ है, इस मटेरियल को हमारी बॉडी सेल्फ मटेरियल रिकग्नाइज करती है। सेल्फ मतलब ये मेरा अपना है, पहचान लेती है, रिकग्नाइज करती है। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी फॉरेन समझती है, आउटसाइडर समझती है कि ये बाहर के मुल्क से आए हैं। अब आप लोगों से एक सवाल है कि हमारी बॉडी इन 2 में से किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगी? किसको मारने की कोशिश करेगी, किसको रिमूव करने की कोशिश करेगी? हाँ जी, कुछ ऐसे हैं मटेरियल जो बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी उनको सेल्फ समझती है, अपना समझती है, उनको रिकग्नाइज कर लेती है, वो बॉडी में पहले से होते हैं। उन जैसे ही मटेरियल एंटर होते हैं तो बॉडी उनको सेल्फ समझती है। और कुछ को हमारी बॉडी नहीं समझती, उनको हमारी बॉडी फॉरेन समझती है, उनको हमारी बॉडी कहती है आउटसाइडर्स हैं। सो किन के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी? किसके ख़िलाफ़? फॉरेन के ख़िलाफ़। बिल्कुल ऐसे ही है, फॉरेन के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी रिस्पॉन्स भी करेगी और इसको हमारी बॉडी से निकालने की कोशिश भी करेगी, रिमूव करने की कोशिश भी करेगी। इसी का नाम इम्यूनिटी है। सो टू रिकग्नाइज फॉरेन मटेरियल, ठीक है, एंड रिमूव देम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ये मैंने आसान सी डेफिनेशन आपको बताई है। इम्यूनिटी क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि फॉरेन है उसको रिकॉग्नाइज कर लेना और उसके बाद अपने सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स की मदद से उसको बॉडी से रिमूव कर देना इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और हमेशा फॉरेन मटेरियल्स को ही रिमूव किया जाएगा। हम लोग पानी पीते हैं, हमारी बॉडी पानी के ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स नहीं करती क्योंकि हमारी बॉडी पानी को अपना समझती है। हम खाना खाते हैं, खाने में 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, सेल्फ भी और फॉरेन भी। अगर तो आप लोगों ने ऐसी चीज़ खाई है जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, तो आपकी बॉडी उस खाने को सेल्फ समझेगी। अगर उस खाने में गोश्त में बैक्टीरिया मौजूद था, इन्फेक्शन मौजूद था, तो फिर उन बैक्टीरिया को हमारी बॉडी फॉरेन समझेगी और उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, इनकी ना ये चैट बंद कर दें, ये ना ऐसे नहीं बाज आते, चैट इनकी बंद कर दें। इनको अकल होनी चाहिए कि टीचर पढ़ा रहा है, आपस में कोई कमेंटिंग ना करें। मुझे उम्मीद नहीं है बच्चों आप लोगों से ऐसी, लेकिन आप फिर भी इसी तरह के काम करते हैं। चलें, इम्यूनिटी उनको पहचान कर और उनको निकालने के मेथड को बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हमारी बॉडी में जो चीज़ फॉरेन पार्टिकल में की फॉर्म में एंटर होती है उसके अगेंस्ट कई बैरियर्स हैं, ठीक है, बैरियर्स मौजूद है जो फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकते हैं। बैरियर्स अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल। उन बैरियर्स में सबसे पहला बैरियर हमारी स्किन है। फॉरेन मटेरियल हमारी स्किन की वजह से हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाते। अगर हमारी स्किन को वो क्रॉस कर ही लें, किसी नाक से, किसी के ओरल कैविटी से, कान के ज़रिए अंदर चले जाएं, तो अंदर जो लाइनिंग होती है वहाँ पे म्यूकस लगा होता है,
म्यूकस जिन मेम्ब्रेन्स पे लगा होता है उनको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। उन पार्टिकल्स को यहाँ ट्रैप कर लिया जाता है। लेकिन अगर कोई म्यूकस मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर ले तो फिर उसके सामने जो नया दुश्मन आता है, फैगोसाइट्स आ जाते हैं। मीन हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं जो इनको फैगोसाइटोस कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। अगर इनके भी हत्थे ना चढ़े सेल, फिर एंड पे हमारे इम्यून सिस्टम का रोल आता है। ये इम्यून सिस्टम का रोल आता है, ठीक है। ये दोनों स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दे आर फिजिकल बैरियर्स, ठीक है। उसके बाद फैगोसाइट्स आते हैं, ये बायोलॉजिकल बैरियर्स हैं। और इम्यून सिस्टम वैसे ही इम्यून सिस्टम है, ये सेल्स का बैरियर है। सेल्स की मौजूदगी में आप फॉरेन पार्टिकल्स को पहचान के रिमूव करते हैं। इसका मतलब किसी बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से लड़ने के लिए 3 चौकियां क्रॉस करनी पड़ेंगी। पहले उसको स्किन से क्रॉस होना पड़ेगा, और अगर क्रॉस हो गया तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको ट्रैप कर लेगी। जैसे नाक में हमने पढ़ा था म्यूकस होता है। बच्चों आप लोग बाज नहीं आते, मैंने कितने प्यार से कहा कि कमेंट ना करें, फिर बाज नहीं आ रहे। गुस्सा ना चढ़ाया करें मुझे। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, हमारी नाक में म्यूकस होता है। उसके अलावा हमारी ओरल कैविटी में भी म्यूकस है, सलाइवा में म्यूकस है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस है। सो ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। फिर फैगोसाइट्स मिलते हैं, वो सेल्स उनको फैगोसाइटोस कर लेते हैं। एंड पे हमारा इम्यून सिस्टम आता है। इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स 3 है, टी लिम्फोसाइट्स, उसके बाद हैं जी बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और उसके अलावा एंटीबॉडीज हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये 2 तो लिम्फोसाइट्स की टाइप्स हैं, और ये जो है ना ये एंटीबॉडीज हैं। ये कैसे बनती हैं भी आपको बताएंगे। फैगोसाइट्स कौन से होते हैं आपको पता है, वाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स के अलावा भी सेल्स होते हैं जो बड़े बड़े पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको ब्लड सेल्स के टेबल में मैंने आपको बताया था, रिलेट कर लें मोनोसाइट्स को दूसरे न्यूट्रोफिल्स के साथ, ठीक है। अगर आपको याद हो, न्यूट्रोफिल्स को मोनोसाइट्स के साथ मैंने कहा था कंपेयर कर लें। खैर आप लोगों ने कर लिया था उस दिन कंपेयर, वो फैगोसाइट्स में आते हैं। वाइट ब्लड सेल में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो फैगोसाइट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल्स दे आर फैगोसाइट्स ऑफ लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है। और दूसरे मैंने आपको बताया था मोनोसाइट्स दे आर द फैगोसाइट्स ऑफ लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, उल्टा बोल दिया लगता है मैंने। फैगोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स हैं बच्चों। न्यूट्रोफिल स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं फॉरेन, उनको फैगोसाइटोस कर लेते हैं। और दूसरे जो मोनोसाइट्स हैं दे आर फॉर लार्जर पार्टिकल्स, जिनको ये क्या कर लेते हैं, फैगोसाइटोसिस करके एनगल्फ करके ख़त्म कर देते हैं। सो अगर आप लोगों ने उस टाइम ये बात नहीं याद की तो अब कर लें, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। अब मैं ये छोटा सा लिख रहा हूँ, न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट बजाते खुद ये काम नहीं करते। मोनोसाइट्स गिव राइज टू मैक्रोफेज। सो ये यहीं लिख देता हूँ, अगर आपको नज़र क्लियर आना चाहिए। सो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि मोनोसाइट गिव राइज टू मैक्रोफेज। मैक्रो का मतलब ही बड़े पार्टिकल्स होता है, मैक्रोफेज, ठीक है। सो मैक्रोफेज जो होते हैं ना, ये बड़े पार्टिकल्स के होते हैं। इम्यून सिस्टम में थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इम्यून सिस्टम में थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। लें जी, तो फैगोसाइट्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स हैं फॉर द स्मॉलर पार्टिकल्स, फॉर स्मॉलर फॉरेन पार्टिकल्स, और मैक्रोफेजिज हैं फॉर द लार्जर पार्टिकल्स, फॉर द लार्जर फॉरेन पार्टिकल्स। इनसे भी
जो बच के निकल जाए, जो इनसे भी नज़रें चुरा ले, वो एंड पे इम्यून सिस्टम के हथे तो चढ़ना ही चढ़ना है, इम्यून सिस्टम के हथे तो चढ़ना ही चढ़ना है। या तो वो टी लिम्फोसाइट के हथे चढ़ जाएगा या वो फिर बी लिम्फोसाइट्स के ज़रिए जाल में फंसा लिया जाएगा। कैसे फंसाया जाएगा, उसके लिए आपको मैं फिर से मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश करता हूँ। इम्यून सिस्टम के अंदर टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, ये आपने येलो बॉक्स से याद करना। टी का मतलब थाइमस है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स की जो मैचुरेशन होती है वो थाइमस के अंदर होती है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट पहली मरतबा डिस्कवर हुए थे बर्सा ऑफ फैब्रिसियस से। बच्चों ये बर्ड्स के अंदर होता है। फैब्रिसियस के स्पेलिंग देख लेते हैं जी, बिल्कुल मैं ठीक लिख रहा हूँ। फैब्रिसियस ये क्लोका के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद हो क्लोकल अपर्चर क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एनस होता है उसकी जो लास्ट पे एनस का जो पोर होता है उस सुराख को बर्ड्स में क्लोका कहते हैं। उस क्लोका के अंदर वाली मेम्ब्रेन में बर्सा ऑफ फैब्रिसियस मौजूद होता है। वहाँ से पहली मरतबा बी लिम्फोसाइट डिस्कवर हुए थे। सो इसलिए इसका नाम बर्सा की वजह से बी लिम्फोसाइट रखा गया। अगर मैं आप लोगों को बेटे फिर आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने ये बंद किए चैट फिर भी आप कमेंट्स कर पा रहे हैं। आप लोग पता नहीं कौन सी बात समझते हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो इस तरह की हरकत करेंगे। मैं कह रहा हूँ फिलहाल ना कमेंट्स करें, जब मैं कहूँगा फिर कमेंट्स करना, ठीक है। इट्स लास्ट वार्निंग टू यू। आप जिसने ऐसे किया मैं उससे नाराज़ हो जाऊँगा। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि टी लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, बिकॉज इनकी मैचुरेशन जो होती है वो थाइमस के अंदर होती है। ये एक लिम्फोइड मैस है जो मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद जो बी लिम्फोसाइट हैं ये पहली मरतबा डिस्कवर हुए थे तो इनका नाम बी लिम्फोसाइट रख दिया बर्सा ऑफ फैब्रिसियस से। ये एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर है, ये क्लोका की वॉल में प्रेजेंट होता है जो कि बर्ड्स की अंदर मौजूद है। बर्ड्स का जो एनस होता है ना उसको क्लोका कहते हैं। सो इसलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट्स रख दिया गया। लें अब आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। मैकेनिज्म समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक होती है जी एंटीजन। व्हाट इज़ एंटीजन? बेटे एंटीजन ना ये फॉरिन पार्टिकल को भी कह सकते हैं। सम टाइम एंटीजन इटसेल्फ फॉरिन पार्टिकल होती है, और अगर फॉरिन पार्टिकल कोई सेल है तो सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन्स जो है ना वो लगी होती हैं। सो इट may be as a whole foreign particle or it may be present on the surface of foreign particle. So ये एंटीजन है। It may be protein or something else. So ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। ये फॉरिन सब्सटेंस है ऑफ ऑन अ प्रोटीन। एंटीजन कौन है जी? ये फॉरिन पार्टिकल होता है और आमतौर पर ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। सम टाइम ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो जो सेल बॉडी में बाहर से एंटर हुआ है, सम टाइम वो पूरा सेल जो है ना वो अपनी सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा एंटीजन्स रखता है। सो दीज आर एंटीजन। ये शनाख्त के लिए होती हैं, इन्हीं की बेस पे हमारा इम्यून सिस्टम इनको पहचान लेता है। वायरस के पास भी इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं, बैक्टीरिया के पास भी इस तरह की प्रोटीन होती हैं। और अगर बाहर से कोई आपने ब्लड दिया किसी को तो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल की सरफेस पर भी एंटीजन होती हैं। सो एंटीजन फॉरिन पार्टिकल को कहेंगे और आमतौर पर ये प्रोटीन होती है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम इम्यूनोजेन भी है, बिकॉज ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है और इसके नतीजे में एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ये एंटीजेंस के नतीजे में पैदा होती हैं। ग्लोब्यूलिन्स भी इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने चैप्टर 2 में बताया था आपको। एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन्स होती हैं लेकिन लाजमी नहीं है। एंटीबॉडीज़ भी बच्चों प्रोटीन्स होती हैं। ये लाजमी नहीं है कि हर बार प्रोटीन हो, लेकिन आम तौर पर ये प्रोटीन्स होती हैं। और ये क्या करती हैं? ये एंटीजेंस को पकड़ती हैं। दे आर रिलीज अगेंस्ट एंटीजेंस।
ये एंटीजेंस को पकड़ती हैं, बल्कि अगेंस्ट कहने के बजाय आप ये कह लें ये इमोबिलाइज कर देती है एंटीजन को, इमोबिलाइज। एंटीजेंस को ऐसे पकड़ लेती हैं। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, वाई शेप स्ट्रक्चर की एंटीजेंस होती, एंटीबॉडीज होती हैं। ये एंटीबॉडीज देखिए एंटीजेंस को पकड़ेंगी, जाके पकड़ने के बाद उनको इमोबिलाइज कर देंगी। अब ये वाला जो सेल है जिसके सरफेस पे एंटीजन थी वो एंटीबॉडी के काबू आ गया है। काबू करने के बाद अब इसको फैगोसाइटोस करवा दिया जाएगा दूसरे सेल्स के लिए और इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन है। आमतौर पर एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होती हैं, ठीक है। ये एंटीजेंस के अगेंस्ट बनती हैं, उनको इमोबिलाइज करती हैं और इमोबिलाइज करने के बाद उसको, उस पूरे सेल को फैगोसाइटोसिस करवा देती हैं बाय मैक्रोफेजेस। वो वहाँ पे पहले से मौजूद हैं, वो पहले हथे नहीं चढ़ रहे होते। सो एंटीबॉडी सिर्फ उनको काबू करने के लिए, जाल में फंसाने के लिए आती हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? दे आर प्रोड्यूस्ड इन, इनकी जो प्रोडक्शन है वो बी लिम्फोसाइट्स में होती है। बी लिम्फोसाइट के बारे में ये हमेशा अपने पॉइंट याद रखना है। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं जी, वो कैसा होता है। इसकी बच्चों चार चेन्स होती हैं, दो हैवी चेन्स होती हैं और दो लाइट चेन होती हैं। ये हैवी चेन्स हैं दो, ये वाई शेप बना देती हैं, दो हैवी चेन्स हैं। हैवी चेन्स के अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन को हम वेरिएबल पोर्शन कहते हैं, इसको ज़रा ऐसे बना लें ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। वेरिएबल का मतलब है उसमें ऐसे अमाइनो एसिड्स होंगे जो स्पेसिफिक नहीं होंगे, जो हर एंटीबॉडी के डिफरेंट होंगे। एज इट इज़ अ प्रोटीन, इट कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड। सो ये वाला पोर्शन वेरिएबल पोर्शन है, और ये सारा पोर्शन जो हैवी चेन का है ये कांस्टेंट रीजन है। इसी तरह इस चेन का भी इतना पोर्शन वेरिएबल है, बाकी सारा पोर्शन कांस्टेंट रीजन है। यहाँ पे लिखने के बजाय हमें इसको ऊपर वाली साइड पे लिखना चाहिए ताकि हम लाइट चेन भी बना सकें, ठीक है। वेरिएबल में ऐसे अमाइनो एसिड्स होंगे जो अमाइनो एसिड्स डिफरेंट होंगे, हर एंटीबॉडी के डिफरेंट। और वेरिएबल रीजन में, वेरिएबल में ही ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं। कांस्टेंट में ऐसे अमाइनो एसिड होंगे जो सारी एंटीबॉडीज में सेम होते हैं। सो वेरिएबल रीजन से ही एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती हैं। दे आर स्पेसिफिक। व्हाई दे आर स्पेसिफिक? बिकॉज इनकी चेन्स में जो वेरिएबल रीजन होता है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स डिफरेंट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। और हर हैवी चेन लाइट चेन के साथ अटैच होती है। लाइट चेन क्यों कह रहे हैं इसको? ये छोटी होती है, लाइट होती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लाइट चेन। लाइट और हैवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच होती है। डाइसल्फाइड डबल सल्फर के जरिए बॉन्ड बनता है। इसका भी ये पोर्शन वेरिएबल है और ये पोर्शन कांस्टेंट है। इधर भी इसी तरह एक जो है ना लाइट चेन होगी, और लाइट चेन में ये वेरिएबल पोर्शन और ये कांस्टेंट, और ये भी डबल सल्फर के जरिए आपस में अटैच होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच होंगे। सो दिस इज द एक्चुअल एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट में बनाई है। देखें ये इस रीजन के साथ एंटीबॉडी से, एंटीजन से जाके अटैच होती है, जो वेरिएबल रीजन है। यही वेरिएबल रीजन ये बताता है कि इसने किस एंटीजन को पकड़ना है। हर एंटीजन, जैसे कोरोना वायरस की जो एंटीजन है उसको कौन सी एंटीबॉडीज पकड़ती हैं, वो इस वेरिएबल पोर्शन ने डिसाइड करना है। इस वेरिएबल पोर्शन ने डिसाइड करना है। अगर सारी एंटीबॉडीज एक जैसे अमीनो एसिड्स की बनी होती तो फिर प्रॉब्लम ही कोई नहीं थी। एक जैसी एंटीबॉडीज हर किस्म के एंटीजेंस को पकड़ लेती, लेकिन नहीं, हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी डिफरेंट है, स्पेसिफिक है। क्यों है? ड्यू टू दिस वेरिएबल रीजन। कोरोना वायरस की जो सरफेस पे एंटीजन है उसके लिए एंटीबॉडी अलग है, टीबी के बैक्टीरिया की एंटीबॉडी अलग है, पोलियो के वायरस की एंटीबॉडी अलग है, एड्स के वायरस की एंटीबॉडी अलग है। वो अलग क्यों है? ड्यू टू दिस वेरिएबल रीजन। वेरिएबल मीन इसमें डिफरेंट किस्म के अमीनो एसिड हैं, ठीक है, जो एक एंटीबॉडी को दूसरी एंटीबॉडी से डिफरेंशिएट करते हैं ताकि वो अपनी स्पेसिफिक एंटीजन को जाके पकड़ सके। एक बात नोट कर लें कि एंटीबॉडी कभी भी
आपके बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल को मार नहीं सकती बच्चों, ये सिर्फ काबू करती है, ये सिर्फ काबू करती है। ठीक है, ये देखें एंटीजन को इसने क्या कर लिया, काबू कर लिया। जब ये इसको काबू कर लेती है तो फिर मैक्रोफेज आके इस काबू हुए सेल्स को एनगल्फ कर लेते हैं। सो ये मैक्रोफेजिस का काम ही आसान करती हैं एंटीबॉडीज। सो इटसेल्फ ये मार नहीं सकती बैक्टीरिया को। हमें लगता है ना ये वायरस को एंटीबॉडी मार देगी। कोरोना वायरस के बारे में आज कह रहे हैं एंटीबॉडीज प्लाज्मा में मौजूद है। बेटे मारती नहीं है, वो सिर्फ जाल में फंसा लेती हैं, कैच कर लेती हैं, इसको इमोबलाइज, इसको हरकत करने के काबिल नहीं छोड़ती। जैसे कोई जाल में फंस जाए ना पिंजरे में, तो वो कहीं आज़ादी से जा नहीं सकता। सो अब ये इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, इसको इनगल्फ कर लिया जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेल मैक्रोफेज के काबू नहीं आ रहा, मैक्रोफेज ने उसको एनगल्फ करना है, फैगोसाइट करना है, वो उसके काबू नहीं आ रहा। सो इम्यून सिस्टम इनडायरेक्टली फैगोसाइट्स की ही हेल्प करता है, जो बी लिम्फोसाइट्स की फॉर्म में है। यानी इम्यून सिस्टम ने आपके एंटीजेंस को काबू कर लिया जो बैक्टीरिया की सरफेस पे है या वायरस की सरफेस पे है, या अगर गलत खून लग गया है तो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे है, या अगर टिश्यू ट्रांसप्लांट हुआ है, कुछ भी हुआ है। ठीक है, लाजमी नहीं है जो मैंने बोला वही एग्जांपल होंगी, लेकिन चंद मशहूर एग्जांपल वायरस और बैक्टीरिया की हैं। सो ये जस्ट उसको इमोबलाइज कर लेती हैं, और उस स्पेसिफिक अगर किसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी में नहीं है तो फिर वो ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा करता है, ज़्यादा नुकसान पैदा करने की कोशिश करता है। लें जी, इस लिहाज से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के दो रिस्पॉन्सेज हैं बच्चों। इम्यून सिस्टम के हमारी बॉडी में दो रिस्पॉन्सेज पैदा होंगे। ठीक है, पहला रिस्पॉन्स जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यून रिस्पॉन्स की दो टाइप्स बन जाएंगी। पहला रिस्पॉन्स होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में कौन इन्वॉल्व होता है? इनमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, पता लगाते हैं भाई ये फॉरेन पार्टिकल हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई भी एंटीजन है, ठीक है, कुछ भी है। फिर ये उनको रिजेक्ट कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, किल करके भी हो सकता है, कुछ भी इनका रिस्पांस हो सकता है, जिसकी वजह से वो जो बाहर से चीज़ एंटर हुई है वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसमें टिश्यू ट्रांसप्लांट की भी एग्जांपल आती है। समटाइम किसी ने किडनी ली दूसरे से, वो किडनी मैच नहीं हुई, उस किडनी के सेल्स को बॉडी ने फॉरेन कंसिडर किया, सो उनको रिजेक्ट कर देगी। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे तो वो उसको किल कर देंगे, अगर वो कोई टिश्यू था तो वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, दोनों सूरतों में डिस्ट्रक्शन ही है। अगर वो बैक्टीरिया था तो टी सेल उन बैक्टीरिया को किल कर देगा, और अगर वो कोई टिश्यू था, जैसे किसी ने किडनी लिया किसी और की और वो उससे मैच नहीं हुई, उसने उसको सेल्फ समझने के बजाय फॉरेन समझा, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स है जो सेल्स ने दिया है। दूसरा होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स। ये सेंस ऑफ ह्यूमर की फॉर्म में ही होता है, यूं समझ लें। ये बड़ा टेक्निक होता है। समटाइम टी सेल्स बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को काबू नहीं कर पा रहे होते, मार नहीं पा रहे होते, तो बी सेल्स उनको काबू करते हैं। बी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं और बी सेल प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, प्लाज्मा क्लोन सेल्स में। प्लाज्मा क्लोन सेल्स जो होते हैं बच्चों, प्लाज्मा सेल क्लोन जो होते हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और आपको अगली कहानी मैंने पहले ही बता दिया है। एंटीबॉडीज क्या करेंगी, काफ़ी ज़्यादा इस तरह एंटीबॉडीज बनेंगी, और ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन के स्पेसिफिक होंगी, क्योंकि बीटा सेल ने पहले रिकॉग्नाइज कर ली है, एंटीजन रिकॉग्नाइज पहले कर ली है कि कौन सा वायरस या कौन सा बैक्टीरिया। रिकॉग्नाइज करने के बाद वो कन्वर्ट हुआ प्लाज्मा सेल क्लोन में, और इसने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी। ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन को जाके उस तरह काबू कर लेंगी, और काबू करने के बाद कोई फैगोसाइटोस आएगा
और उनकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। ठीक है, यानी अल्टीमेटली बी सेल्स ने करवानी फैगोसाइटोसिस ही है, क्योंकि जब वो काबू कर लेते हैं एंटीजेंस को तो वो बेचारे इमोबलाइज है, हरकत नहीं कर पाते, इन्फेक्शन नहीं फर्दर फैला पाते, सो उनकी फिर फैगोसाइटोसिस ही होनी होती है। ठीक है, या उनको फिर वो न्यूट्रलाइज भी कर सकती हैं एंटीटॉक्सिन पैदा करके। सम टाइम वो फैगोसाइटोसिस कर देती हैं, सम टाइम अगर वो टॉक्सिन है तो एंटीटॉक्सिन्स पैदा करके वो उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। न्यूट्रलाइज यानी इसमें प्रॉपर किलिंग नहीं है, मारा नहीं, मारने के लिए टी सेल्स अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। ठीक है, ये हेल्प करती हैं उसकी फैगोसाइटोसिस में, खुद नहीं मारती। या फिर अगर वो कोई टॉक्सिन है, कोई जहर है, तो उसके जहर के असर को ख़त्म करने के लिए उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। इस तरह के रिस्पॉन्स को कहते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स, बिकॉज इसमें डायरेक्ट दुश्मन को मारा नहीं गया, बल्कि दुश्मन को जाल में फंसाया गया, दुश्मन को काबू किया गया और काबू करने के बाद उसको फैगोसाइटोस करवा दिया गया, एनगल्फ करवा दिया गया। आगे सेल के अंदर उसकी ब्रेकडाउन तो होनी होनी, अल्टीमेटली उसने ख़त्म होना ही है। लेकिन बीटा सेल ने डायरेक्ट उनको ख़त्म नहीं किया, उनको पकड़कर हवाले कर दिया फैगोसाइट्स वाले सेल्स के, ताकि वो खुद उसकी फैगोसाइटोसिस करके उनको रिमूव कर दें। सो दो रिस्पॉन्स हुए। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हुआ, बैक्टीरिया की सरफेस पे एंटीजन होती हैं, लाजमी याद रखें। ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया जी बॉडी के अंदर, टी सेल्स को पता चल गया, टी सेल भागते हुए आए और टी सेल्स ने इन बैक्टीरिया को मौके पे फायरिंग करके मार दिया, ख़त्म। लेकिन अगर ये इसकी फायरिंग से बच गए तो फिर बी सेल्स आएंगे। जो इसने फायरिंग करके मार दिया वो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स था। अगर वो फायरिंग से बच गए हैं तो बी सेल्स आएंगे, इन एंटीजेंस को पहचानेंगे और प्लाज्मा क्लोन्स के ज़रिए एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, एंटीबॉडीज़ जाएंगी और इसके एंटीजेंस को पकड़ लेंगी। ऐसे ये पकड़ा जाएगा। जब बैक्टीरिया पकड़ा जाएगा तो ये अपनी इन्फेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अब इस पकड़े हुए बैक्टीरिया को मैक्रोफेज आके फैगोसाइटोस कर लेगा। इसको हम ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहेंगे। सो रिस्पॉन्स का फ़र्क है, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स है, ये इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स है। इसमें डायरेक्ट किलिंग है, उसमें ट्रैप है। इसके अंदर रिजेक्शन है डायरेक्ट, उसके अंदर फैगोसाइटोसिस में हेल्प करना है या न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करना है। ठीक हो गया बच्चों। सो ये मैकेनिज्म था। इस मैकेनिज्म तक अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो जल्दी से पूछ लें, ताकि मैं आप लोगों को इसकी मज़ीद डिटेल बता सकूं। खोल दें जी इनकी चैट, आज़ाद कर दें इनको। देखते हैं जी ये मेरे कितने ताबेदार बच्चे हैं। खोल दें मिस, जल्दी से बताएं। आनी क्वेश्चंस करें जल्दी से। अब आपको टाइम दिया, अब आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 1 सेकंड कंटिन्यूस लग बेटे, ये आपकी हरकतों का वो है। एंटीजन सरफेस पे होते हैं जी बेटा, एंटीजन सरफेस पे होते हैं। सर प्लाज्मा क्लोन सेल कैसे बनते हैं? जब एंटीजन पहचान लेता है ना बी सेल, वो प्लाज्मा क्लोन सेल बना देता है बाय डिवीजन, बाय सेल डिवीजन। ठीक है, सो वो पहला सवाल भी यही था, इसका जवाब भी यही है। प्लाज्मा सेल क्लोन तब बनते हैं जब बीटा सेल एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। सर अगर क्वेश्चन हो और टी और बी को बनाता कौन है? बेटे कल बताया तो था, लिम्फोइड मैसेज में ही बनते हैं। ठीक है, आज भी यही बताया मैंने। सिलेबस बता देते हैं बेटे, लास्ट पे बताऊंगा। टी लिम्फोसाइट्स का समझें आप थाइमस, बी लिम्फोसाइट का बर्सा ऑफ फेब्रिसियस। ठीक है, लेकिन ये जो टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये मैंने कल बताया था लिम्फोइड मैसेज में प्रोड्यूस होते हैं। इम्यूनिटी लॉस कैसे होती है? जब आप लोग ख्याल नहीं करते हेल्थ का। सर एंटीजन की नेचर क्या होगी? प्रोटीन्स। प्लाज्मा सेल बी क्लोन की कॉपी होती हैं जी, बी सेल की कॉपी, यस यूं कह सकते हैं, बी सेल्स की कॉपी होती हैं। ठीक है,
चलें जी। ओके सर, नेचर भी यही तो नेचर कंपोजिशन को ही कहते हैं, नेचर कंपोजिशन को ही कहते हैं, ठीक है। अब आपको इम्यूनिटी की टाइप्स की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। लें जी, इम्यूनिटी की टाइप्स की तरफ चलते हैं बच्चों। इम्यूनिटी की दो मेजर टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं जो बॉडी के अंदर खुद पैदा होती है, बॉडी के अंदर खुद पैदा होती है। इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ की शक्ल में पैदा होती है, और अगर ये बॉडी में खुद ही पैदा हो, मीन आपकी बॉडी के अंदर खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ पैदा हो रही हों, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है, और ये एंटीजेंस के अगेंस्ट पैदा होती हैं। ठीक हो गया। इसकी भी आगे से दो टाइप्स हैं, पहले ये समझ लें, बल्कि इसको ऐसे नहीं, इसको वर्सेस की फॉर्म में हम करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी में बाहर से एंटीजन जाएगा, एंटीजन एंटर्स, ठीक है, एंटीजन एंटर होता है बाहर से, उसके नतीजे में एंटीबॉडी बॉडी में खुद बन जाती है। पैसिव में एंटीजन एंटर नहीं होता, पैसिव में एंटीबॉडीज, बल्कि ये लिखें एंटीजेंस डोंट एंटर, इसमें एंटीजन एंटर नहीं होते। ठीक है, एंटीजेंस एंटर, इसमें एंटीजन एंटर नहीं होते। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ में क्या फ़र्क है, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर खुद से पैदा होती हैं, लेकिन पैसिव के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं पैदा होती, बल्कि एंटीबॉडीज़ को बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को बाहर से इंजेक्ट किया जाता है, यानी एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ खुद से पैदा हुई हैं, अपनी हैं, ज़ाती हैं, अपनी एंटीबॉडीज़ बनाई हैं, लंबे अरसे तक ये बनती रहेंगी, जबकि ये टेम्परेरी होती है, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये टेम्परेरी इफ़ेक्ट पैदा करती हैं, उसके बाद इनका असर ख़त्म हो जाता है। टेम्परेरी और फ़ौरन को क्या कहेंगे, अचानक, सडन कह लें। ठीक है। सो पैसिव इम्यूनिटी अचानक से दी जाती है, और यहाँ पे अचानक का मतलब मेरे जहन से निकल गया, इमीडिएट, यस, इमीडिएट, टेम्परेरी एंड इमीडिएट, उसी वक्त रिस्पांस लेने के लिए ये एंटीबॉडीज़, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती हैं। अब एक्टिव की मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक्टिव की मज़ीद दो टाइप्स कौन सी हैं, एक है जी नेचुरल और एक है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और ये दूसरी है जी नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सो नेचुरली का समझते हैं, नेचुरली क्या है, हमने इसमें एंटीजन देनी है, एंटीजन इंजेक्ट होनी है। अगर तो एक बंदा बीमार होता है, उसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाता है, बैक्टीरिया जा रहा है तो इसका मतलब एंटीजेंस भी जा रही हैं। ठीक है। अब आपने कोई दवाई नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया, 5-6 दिन के बाद बंदा खुद ही ठीक हो गया, इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ ऑटोमेटिक पैदा हुई हैं। इस तरह के मैकेनिज्म को नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंटीबॉडीज़ इसने बजाते खुद पैदा की हैं, किसके अगेंस्ट, एंटीजन बाहर से आई थी। अगर आप किसी को हिफाजती टीका लगाते हैं, उस टीके के अंदर भी आपको बताया था वीकेंड या किल्ड पैथोजेंस होते हैं, वायरस। अगर पोलियो के वायरस का कतरा पिला रहे हैं तो उसके अंदर वायरस है, लेकिन वो वायरस इतना कमज़ोर है,
वो एंटीजेंस की फॉर्म में आप उसको इंसर्ट कर रहे हैं। बंदा बीमार तो नहीं होता, लेकिन उस वायरस के जाने की वजह से बंदे के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। सो ये आपने आर्टिफिशियली एंटीजेंस देकर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ अपनी बजाते खुद पैदा करवाई। यहाँ पर जो टीका लगता है बड़ी ज़ोर से, उसमें टीबी का बैक्टीरिया होता है, लेकिन वो इतना कमज़ोर होता है कि वो बीमारी पैदा नहीं कर सकता। लेकिन उस बैक्टीरिया ने जब बॉडी में जाना है, यानी एंटीजन आपने इंसर्ट की, खुद टीका लगाया, एंटीजन भेजी, और आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिक एंटीबॉडीज़ तैयार कर ली। एंटीबॉडीज़ का खुद तैयार करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें मेमोरी सेल भी पैदा होते हैं। वो मेमोरी सेल्स ऐसे होते हैं जो उस एंटीजन्स को याद रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर वैसे ही एंटीजन दोबारा एंटर हो तो ये पहले से सेल्स मौजूद हैं, ये एंटीबॉडीज उस वक्त बनाना शुरू कर देंगे। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है एक्टिव इम्यूनिटी में। पैसिव इम्यूनिटी कब चाहिए होती है? पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट चाहिए होती है। अचानक सांप ने काट लिया, जहर में भी एंटीजन है ना, अचानक रोड पे एक्सीडेंट हो गया, टेटनस होने का खतरा है, ठीक है, अचानक जो है ना वो हेपेटाइटिस हो गया अचानक, तो फिर आप बनी बनाई एंटीबॉडीज देते हैं, और बनी बनाई एंटीबॉडीज सीरम के अंदर ऐड करते हैं, और ऐसे सीरम को एंटी सीरम कहते हैं। जिस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, ऐसे सीरम को एंटी सीरम कहते हैं। जब कोई बच्चा गिरता है या लड़का गिरता है रोड के ऊपर, तो उसको टीका लगाया जाता है। उस टीके के अंदर टेटनस की वैक्सीन होती है, वो बेसिकली पैसिव वैक्सीन होती है, बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं उसमें। कोरोना के लिए जो आजकल अप्लाई किया जा रहा है ट्रीटमेंट का प्रोसेस, कि जो लोग ठीक हो जाते हैं कोरोना से, उनके अंदर अपनी एंटीबॉडीज मौजूद हैं। सो उनका प्लाज्मा लेके बनी बनाई एंटीबॉडीज आप किसी के अंदर डालेंगे, सो जिसको देंगे उसकी आप पैसिव इम्यूनिटी करवा रहे हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। लेकिन अगर किसी को कोरोना हुआ, उसकी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर हुआ, उसकी बॉडी ने ऑटोमेटिक एंटीबॉडीज बनाई, सो ये एक्टिव इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप हो गई, वो 10-15 दिन में ठीक हो गया, ये एक्टिव था। लेकिन उस बंदे की बनी बनाई एंटीबॉडीज आपने ली प्लाज्मा के जरिए और इसके अंदर डाल दी, जिसकी क्रिटिकल कंडीशन है, जो मरने वाला है, वो भी इससे ठीक हो गया। इसका मतलब एक बंदे ने अपनी एंटीबॉडीज खुद बना के अपनी ट्रीटमेंट की है, वो बंदा ठीक हुआ, और एक को आपने उसकी बनी बनाई एंटीबॉडीज दी हैं। सो जिसको बनी बनाई एंटीबॉडीज देंगे बगैर एंटीजन के, ठीक है, वो पैसिव इम्यूनिटी होगी, पैसिव इम्यूनिटी। सो हेपेटाइटिस एकदम हो जाता है, नहीं पता चलता। सो ये तो नहीं करेंगे हम हेपेटाइटिस के लिए दोबारा हेपेटाइटिस का वायरस बॉडी में भेजें ताकि वक्त लगे। एक और चीज भी है, इसके अंदर टाइम लगता है, एंटीबॉडीज खुद बनने में टाइम लगता है। सो हम वेट करेंगे पेशेंट के मरने का, उसको एंटीजन दें, एक्टिव इम्यूनिटी दें? नहीं, पर हम उसको बनी बनाई हेपेटाइटिस की एंटीबॉडीज देंगे ताकि फौरन और इमीडिएट रिस्पांस हो, बनी बनाई एंटीबॉडीज जाके एंटीजन्स को पकड़ लें और कैच कर लें। तो ये पैसिव इम्यूनिटी जो है ना, ये मैंने आपको दिया। और अगर ये कोई सांप ने काट लिया, कोई जहर चला गया, फिर एंटीटॉक्सिन्स की फॉर्म में, एंटी सीरम इन्फेक्शंस की फॉर्म में और एंटीटॉक्सिन्स जहर की फॉर्म में दिए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। जैसे एंटीटॉक्सिन्स बीटा सेल ऑटोमेटिकली भी बना रहे थे ना, मैंने बताया था पिछले केस में, ह्यूमरल रिस्पॉन्स में बताया एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइज करने के लिए बनते हैं बाय बीटा सेल। लेकिन आप वेट नहीं कर सकते, बच्चा मर रहा है, बंदा मर रहा है, सो बने बनाए एंटीटॉक्सिन देंगे ताकि उस जहर का असर खत्म हो सके। सो बनी बनाई जब आप एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन देंगे तो उसको पैसिव इम्यूनिटी का नाम देंगे। उसमें एंटी सीरम फॉर द इन्फेक्शियस डिजीज, एंटीटॉक्सिन फॉर द टॉक्सिन फॉर द जहर, सांप ने काटा या किसी बिच्छू ने काटा वगैरह वगैरह। ये थी टाइप्स। सो एक्टिव दो तरीके से है, या तो खुद ब खुद वायरस या बैक्टीरिया एंटर हुआ और 10-15 दिन में बंदा ठीक हो गया, उसकी एंटीबॉडीज अपनी जाती, और एक में आपने वैक्सीन की फॉर्म में एंटीजेंस दी हैं, और उस एंटीजेंस ने भी क्या किया है, एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनाना स्टिमुलेट करना शुरू कर दी। सो दोनों के नतीजे में एंटर एंटीजन नहीं हुई है, ये खुद ब खुद हुई बगैर बताए, और ये बाकायदा बता के पेरेंट्स खुद डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, हमारे बच्चे के अंदर एंटीजन एंटर करें, यानी उनकी वैक्सीनेशन करें, ठीक है, वैक्सीनेशन करें, ये वैक्सीन के जरिए होगा, ठीक है।
ये भी वैक्सीन होती है लेकिन ये पैसिव वैक्सीन है, इसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज दे रहे होते हैं। ये एक्टिव वैक्सीन है जिसमें एंटीजन दे रहे हैं। सो बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, इसमें एंटीजन जाएगी बॉडी में और एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करेगी, बी सेल स्टिमुलेट होंगे और एंटीबॉडीज इनके खिलाफ बनाना शुरू कर देंगे। पैसिव में बनी बनाई एंटीबॉडीज देनी है, एंटीजन्स आपने एंटर नहीं करवानी। एंटर पहले से हो जाए वो अलग बात है, हिफाजती टीके लगा रहे हैं तो पहले से, सो एंटर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एंटीजन्स आर नॉट इंजेक्टेड, हम नहीं इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, हम नहीं इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें लिखेंगे इंजेक्टेड, ये असल लफ्ज हो गया, प्यारा सा वर्ड हो गया, ठीक है। इंजेक्टेड लिख लें, एंट्रेंस से फिर थोड़ा सा मसला खराब हो जाएगा। ले अब मैं आपसे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। सर नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी की तरह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक्टिव इम्यूनिटी में बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया है, एंटीजन गई है, कैसे उस तरह हो गई? ध्यान से फोकस के साथ सुना करें, ये खोल दें जरा इनकी चैट। ले क्वेश्चन क्या था? हाँ, एक बच्चे को उसकी अम्मा ने मना किया कि बारिश हो रही है बाहर खेलने नहीं जाना, बाहर जो है ना बारिश में नहीं जाना। बच्चा फिर भी बॉडी में बाहर चला जाता है बारिश में, ठीक है। तो जब वो बारिश में जाता है घर आता है बुखार हो जाता है, उसकी अम्मा परेशान हो जाती है, वो बेटा कहता नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ। अब वो बुखार मैंने आपको बताया होगा, बुखार तब होता है जब उसको इन्फेक्शन होता है, कोई सुबह को उठता है उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब बताएं, जब सुबह इन्फेक्शन उसका ठीक हो गया तो बताओ उसके अंदर कौन सी इम्यूनिटी आई है इनमें से? एक दिन में उसका बुखार ठीक हो गया, उसने दवाई भी नहीं ली, बताओ कौन सी इम्यूनिटी आई है उसके अंदर? शाबाश, कौन सी आई है? नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। इसी तरह एक और सवाल है, नया बच्चा पैदा हुआ किसी के घर, उस बच्चे को वो ले गए टीका लगवाने, ठीक है। टीका लगवाया, टीके के अंदर एंटीबॉडीज थी बनी बनाई, हिफाजती टीके के अंदर क्या थी? बनी बनाई एंटीबॉडीज थी। जी बिल्कुल, पहले सवाल का जवाब है नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। उस बच्चे को हिफाजती टीका लगवाया, उस टीके के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज मौजूद थी, बताओ ये कौन सी इम्यूनिटी होगी? हाँ जी, उस बच्चे को न्यू बॉर्न को हिफाजती टीका लगवाया और उसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज मौजूद हैं। टीका जो लगाया उस टीके में बनी बनाई एंटीबॉडीज थी, बताओ ये कौन सी इम्यूनिटी होगी? जल्दी बताओ। शाबाश, पैसिव इम्यूनिटी। क्या होगी भाई? पैसिव। पैसिव का मतलब ही एंटीबॉडीज के लिए है, ठीक है। पैसिव का मतलब ही एंटीबॉडीज देना और एक्टिव का मतलब ही एंटीजन देना, बस ये फर्क याद रखें। एक्टिव में एंटीजन देते हैं और पैसिव में एंटीबॉडी देंगे। वेरी गुड। अगर उसी बच्चे को कतरे पिलाए हैं और उन कतरों के अंदर एंटीजन मौजूद है, कतरे पिलाए हैं और कतरे के अंदर एंटीजन मौजूद है, अब बताएं उन कतरों के वजह से उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा करवाना चाहते हैं, लेकिन कतरों के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीजन्स हैं। अब ये कौन सी होगी? कतरे के अंदर, वो जो बच्चे को कतरा पिला रहे हैं उस कतरे के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बल्कि एंटीजन मौजूद हैं, तो ये जो कतरा पिलाना है ये क्या कहलाएगा? वेरी गुड, दिस विल बी नोन एज आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सो वेरी वेल डन। आखिरी सवाल, एंटीबॉडीज एक्चुअल में करती क्या हैं? किसकी हेल्प करती हैं? एंटीबॉडीज किसकी हेल्प करती हैं? हाँ जी, शाबाश, यस। एंटीबॉडीज इस तरह एंटीजेंस को कैप्चर कर लेती हैं, ये हेल्प करती हैं फैगोसाइट्स की। ये हेल्प करती हैं किसकी?
फैगोसाइट्स की, मैक्रोफेजेस की हेल्प करेंगी, क्योंकि जाल में फंसे हुए सेल्स जो कि एंटीजेंस की वजह से फंस गए हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज, उनको फैगोसाइटोसिस करना आसान है, उनको इनगल्फ करना आसान है। सो दे हेल्प फैगोसाइट्स, वो खुद नहीं कुछ कर रही, वो फैगोसाइट्स की हेल्प कर रही हैं। किसकी हेल्प कर रही हैं? फैगोसाइट्स की। और फैगोसाइट्स कौन है? दो हैं, छोटे पार्टिकल्स के लिए न्यूट्रोफिल्स, बड़े पार्टिकल्स के लिए मोनोसाइट्स जो मैक्रोफेज बना देते हैं। सो दे हेल्प फैगोसाइट्स। ले इसका मतलब सारी आपको वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन में भी दो तरीके हैं बता दिया। वैक्सीनेशन में हम बनी बनाई एंटीबॉडी भी दे सकते हैं, और वैक्सीनेशन में हम एंटीजन जब देंगे ना तो वो या तो वीकेंड होंगे या किल्ड होंगे, या आजकल सब यूनिट वैक्सीन भी आ गई है, डीएनए का पार्ट या प्रोटीन का पार्ट भी दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पे, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। डिस्काउंट आपको मैं दे रहा हूँ एक चैप्टर का। सो फर्स्ट 4 चैप्टर्स विल बी इंक्लूडेड इन एफएलपी। पहला सेल, दूसरा बायोमॉलिक्यूल्स, तीसरा क्रोमोसोम्स, और चौथा जो हमारा है दैट इज सेल डिवीजन। एक चैप्टर की आपको मैंने डिस्काउंट दे दिया। ये 4 चैप्टर्स आपके आज के एफएलपी में शामिल होंगे। इफ अ मदर इज इन्फेक्टेड बाय जर्म्स नो गॉट नेचुरली इम्यून बाय इन्फेक्शन द इन्फेंट गॉट। अच्छा, अगर तो इन्फेंट के अंदर एंटीबॉडीज जाएंगी ना फ्रॉम मदर, तो वो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी होगी, क्योंकि वो मदर से खुद ब खुद चली गई हैं। ठीक है, अगर बाहर से देंगे फिर वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें भी नेचुरल और एक्टिव आ जाएगी, पैसिव के अंदर भी। बिल्कुल अच्छा कि आपने बता दिया, ये बुक में नहीं है, मैं खुद से बता रहा हूँ। अगर तो मदर से ऑटोमेटिक चली गई हैं बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज बनी बनाई, बनी वो मदर की बॉडी में है, बच्चे को तो बनी बनाई खुद से मिल गई हैं, सो वो नेचुरली हैं। और अगर बनी बनाई टीके के जरिए दी हैं तो इसमें भी आर्टिफिशियल और नेचुरल हो सकता है। सो मदर के अंदर अगर एंटीबॉडीज बनी हैं और वो बच्चे के अंदर चली गई हैं पैदाइश से पहले ही, जब वो बच्चा मदर के अंदर था, तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होगी, क्योंकि दी तो एंटीबॉडीज है ना, मदर ने एंटीबॉडीज बना के दी हैं बच्चे को। सो एंटीबॉडीज देते ही आपको पता होना चाहिए कि वो पैसिव है। हाँ, वो मदर ने दी है नेचुरली या बाहर से टीके की फॉर्म में दी हैं तो फिर आर्टिफिशियल पैसिव। ले स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल। ठीक है, इन्हीं 4 चैप्टरों को रिवाइज करना अच्छे से, बेटा टाइम लगा के, टाइम ज़ाया नहीं करना। अभी आपके पास काफ़ी घंटे हैं, जुड़ जाएं किताबों के साथ, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सो कल मिलेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें। ढेर सारा भी टेस्ट शो होगा, वो भी करना है। अल्लाह हाफिज़।